नमस्कार दोस्तों। मैं यानी दीपिका एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके लिए अपने बचपन की यादों से कुछ किस्से लेकर, कुछ गुदगुदाते से हिस्से लेकर। जैसा कि पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि क्यों ना हम अपनी गढ़वाली लोक कथाओं को, अपने पहाड़ की लोक कथाओं को एक जगह संजोएं और इन्हें आगे बढ़ाएं। हमारी लोक कथाओं के साथ सबसे बुरा जो हो रहा है वो ये है कि इन्हें सुनने वाले तो बहुत हैं पर सुनाने वाला कोई नहीं है। क्योंकि जो हमारी पीढ़ी है या जो हमसे आगे वाली जो जनरेशन्स हैं उन तक ये कथाएं पहुंच ही नहीं रही हैं। हम लोगों ने ये कथाएं अपनी दादियों से, अपनी माँओं से, चाचियों से, ताइयों से सुनी, तो हमें उनके बारे में पता है, लेकिन हम उन्हें आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि लोक कथाएँ कहीं भी लिखित नहीं होती थी, वो इसी तरह से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक पहुँचती है, तो उनमें वेरिएशन बहुत होते हैं। मतलब किसी इलाके में किसी लोक कथा का स्वरूप कुछ होता है, तो दूसरी जगह थोड़ा-सा उसमें चेंज आ जाता है। तो ये इस चीज़ के लिए आप मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो जो वर्ज़न अ किसी और, जैसे इंडिया कोट पट्टी से मैं हूँ, वहाँ जो वर्ज़न उस कथा का है, दूसरी पट्टी में वो ना हो, थोड़ा-सा उसमें डिफ़रेंस हो, तो वो चलता है। ये सब जगह की लोक कथाओं में होता है। तो मैं आपको वो सुना रही हूँ जो मैंने सुना है ना? आप मुझे उसमें अगर आपने कुछ और सुना है, थोड़ा-सा थोड़ा बहुत जो भी चेंजेज़ हों, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की जो लोक कथा है ये बहुत ही फ़ेमस है, और ये कथा कहानी फ़ॉर्म में ना होकर ज़्यादा गीतों की फ़ॉर्म में है। एक्चुअली क्या है, ये खुदेड़ कथा है ना? तो खुद क्या होती है? गढ़वाल में याद को कहते हैं खुद लगना। मुझे आपकी याद आ रही है, मतलब मुझे आपकी खुद लग रही है ना? तो ये क्या होता था कि जो पुराने ज़माने में जो माएँ, हमारी जो महिलाएँ होती थी, बेसिकली माँ, चाची, ताई, जब ये खेतों में काम करती थी तो ये अपने मायके को याद करते हुए गीत गाती थी, और गीत की फ़ॉर्म में ही इस कथा को एक-दूसरे को सुनाती थी। तो आइए चलते हैं, फिर ये कथा सुनते हैं। तो सदियों पुरानी बात है कि राठ मुल्क में, गढ़वाल के राठ मुल्क में, एक गरीब से घर में एक लड़की का जन्म हुआ। माँ बाप की ये पहली संतान थी, बड़ी मन्नतों से हुई थी। तो माँ बाप ने इस लड़की का नाम रखा सदेई। सदेई के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई, और जैसा कि उस जमाने में चलन था, छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर लेते थे, तो 10 साल की उम्र में सदेई को कर्णप्रयाग, यानी दोनों जगहों के बीच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा है, तो सदेई की शादी कर्णप्रयाग इलाके में कर दी गई। बेचारी सदेई एक तो उम्र की छोटी, दूसरा उसका मायका और ससुराल दोनों बिल्कुल अलग, है ना? बातचीत का तरीका, बोलचाल अलग, बोली भाषा, पानी अलग, मौसम अलग। तो वहाँ उसे बड़ा अजनबियत महसूस होती थी, और जितना उसे वहाँ अकेलापन लगता उतना वो मायके को याद करती। लेकिन मायके की तो वहाँ से धार तक न दिखती थी। तो बेचारी बड़ी दुखी रहती थी, दिन रात अपने माँ बाप को याद करती रहती थी। अब ऐसी कुछ परिस्थितियां हुई कि सदेई के माँ-बाप उसको मिलने या उसे मायके बुलाने कई साल तक नहीं आ सके। सदेई बच्ची से बचपन में ही जवान हो रही थी, और हर साल, हर दिन, हर पल वो अपनी जो कुलदेवी थी, झाली माई, उनसे प्रार्थना करती थी कि हे माँ, मेरे मायके में भी भाई दे दे, जिस तरह मेरी सहेलियों के यहाँ पे जो ससुराल में उन्होंने सहेलियाँ बनाई थी, उनके भाई आते हैं हर साल चैत के महीने में, उन्हें बुला के ले जाते हैं। 1 महीना बेटी गाँव में, वो अपने मायके में रहती है, और फिर वापस छोड़ने आते हैं। इसी तरह मुझे भी कोई कोई बुलाए, मैं भी अपने मायके जाऊँ। झाली माँ ने उसे सपने में दर्शन दिए और बोला कि तुम्हारी जो ये निरंतर प्रार्थना है, इससे मैं बहुत खुश हूँ, और मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे मायके में भाई होगा, और साथ ही मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे भी बेटे होंगे। अब सपने की बात थी, सदेई भूल गई। साल भर के अंदर सदेई के 2 बेटे हो गए। इधर मायके में भी सदेई का भाई पैदा हो गया। सदेई के माता-पिता भले उससे मिलने ना जा पाते हों, लेकिन याद तो उससे करते थे। तो उन्होंने सदेई के भाई का नाम रखा सदेऊ। अब सदेऊ भी धीरे-धीरे बड़ा होता गया, इधर सदेई के बेटे भी बड़े होते गए।
जब सदेई का भाई थोड़ा बड़ा हुआ, अपने होशो-हवास वाला, चलने-फिरने वाला, तो उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, जैसे बाकी मेरे साथ के जो लड़के हैं वो अपनी बहनों को बुलाने जाते हैं, लेके आते हैं, काश मेरी भी कोई बहन होती तो मैं उसे बुला कर लाता। माँ ने कहा, बेटा तेरी बहन है, लेकिन यहाँ से बहुत दूर है, कर्णप्रयाग में है, तो तू जा, और अगर तू जा सकता है तो जा और उसे बुला कर ले आ। अब सदैव खुश-खुश अपनी बहन को बुलाने चला गया। माँ ने रास्ते भर के लिए और अपनी बेटी के जो है ससुराल के लिए ढेर सारा कलेऊ बनाया। उस टाइम पे दुकानें नहीं होती थी, तो कलेऊ, और हमारे पहाड़ों में तो कलेऊ देने का रिवाज बहुत है। तो बेटियाँ जब ससुराल जाती हैं तो पकोड़े और दुनिया भर की जो पहाड़ी डिश हैं वो बना करके, मीठे पुए इस तरह से बना करके माएँ साथ में बाँध देती हैं। सदैव पहुँच गया, चलते-चलते किसी तरह पूछते-पाछते पहुँच गया अपनी बहन की ससुराल। सदैई अपने भाई को देखकर बेहद खुश हुई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने जो झाली माँ है उनके मंदिर में गई और बार-बार सिर झुकाया कि माँ बहुत-बहुत धन्यवाद। इतनी देर में एक आकाशवाणी हुई कि तुम्हारी मनौती मैंने पूरी की है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी पूजा करनी पड़ेगी और पूजा में तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। सदेई ने कहा, माँ मैं ज़रूर पूजा करूँगी, और बलि के लिए सब्जियाँ वगैरह, नारियल वगैरह का इंतज़ाम करने लगी। लेकिन दोबारा फिर आकाशवाणी हुई कि मुझे नर बलि चाहिए, और नर बलि मुझे ऐसी चाहिए जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय हो, उसकी चाहिए, वरना तुम्हारे भाई को मैं वापस ले लूँगी। अब सदेई बेचारी परेशान हो गई, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा प्यार तो अपने दोनों बेटों से था। अब वो बेचारी धर्म संकट में फँस गई कि अगर मैं पूजा नहीं करती तो मेरे भाई को नुकसान होगा, और अगर मैं पूजा कर लेती हूँ तो मेरे बेटे चले जाएँगे। वो बहुत देर तक सोचती रही, लेकिन अंत में उसके भाई का और मायके का और माता-पिता का प्यार जीता, और उसने कहा, ठीक है मैं अपने बेटों की बलि चढ़ाती हूँ। दिल पर पत्थर रखकर सदेई ने अपने दोनों बेटों की बलि दे दी, और उनके सर जो हैं वो अंदर जो उसका कुठार था वहाँ पे रख दिए कि पूजा के बाद मैं आखिरी बार अपने बच्चों को जी भर के देखूंगी। धड़ लेकर जब वो पूजा स्थान में गई तो फिर एक आकाशवाणी हुई कि नर बलि पूरी मानी जाएगी, आधे अधूरे शरीरों की नहीं। बेचारी एक बार फिर अपने दिल पर पत्थर रखकर अंदर की तरफ गई कि अब मुझे वो सर भी लाने हैं, और वहाँ जाकर क्या देखती है? वो देखती है कि उसके दोनों बेटे, जिनकी उसने अभी बलि दे दी थी, वो दोनों वहाँ भले चंगे होकर खेल रहे हैं। माँ की महिमा देखकर सदेई बहुत खुश हुई और माँ के चरणों में बार-बार सर झुकाने लगी। उसके बाद दोनों भाई-बहन बहुत प्यार से उन्होंने कुछ दिन वहाँ बिताए, और फिर अपने बेटों के साथ अपने भाई को लेकर सदेई अपने मायके गई, और इतने सालों बाद मन मन भरने तक अपने मायके में रही। तो ये थी कहानी सदेई और सदेऊ की। ये कहानी जहाँ एक तरफ दिखाती है कि जो औरतें हैं उनके मन में मायके को लेकर कितना मोह होता है, और मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो ये मोह होता है, ये सच्चाई है। मेरे भी घर से अगर कभी माँ कुछ भेजती है, चाची कुछ भेजती है, तो मुझे लगता है कि मैं ना सुतली तक ना फेंकूँ। जिस थैले में वो राशन, वो जो भी चीज़ें भेजते हैं, जैसे सब्जियाँ भेजते हैं, दालें भेजते हैं, और जिस सुतली से उसे बाँधते हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं उसका उस सुतली तक को ना फेंकूँ। इस तरह का मोह होता है। अगर अपने गाँव की साइड का कोई बंदा दिख जाए तो ऐसे लगता है बस भगवान मिल गया। है ना? तो ये थी आज की लोक कहानी, और इसे आप ज़रूर शेयर कीजिएगा, ज़रूर सुनिएगा, सुनाइएगा। अगली लोक कहानी तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।